Hello everyone, welcome to an academy. This is Sampada Saraf और MPPSC 2020 के सिलेबस और पैटर्न में हुए चेंजेस को डिस्कस करने के लिए ये हमारा 5th लेसन है। इसमें हम MPPSC मेंस 2020 के सिलेबस को डिकोड करेंगे। GS पेपर 1 के पार्ट ए जो कि हिस्ट्री और कल्चर था उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेसन में। इस लेसन में हम जीएस पेपर 1 का पार्ट बी जो है ज्योग्राफी उसकी डिकोडिंग आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिकोडिंग का मतलब ये है कि सिलेबस को अब किस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से टॉपिक्स से आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उससे नोट्स आप कैसे बना सकते हो और ओवरऑल उस टॉपिक को उन टॉपिक्स को किस तरह से टैकल करना है। Okay, so when we look at paper 1 part B, that is your geography, यहाँ पर syllabus को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। Okay, unit 1 is your world geography. Unit 2 is Indian geography. Unit 3 is geography of Madhya Pradesh. Unit 4 is water and disaster management. And Unit 5 is advanced techniques in geography. तो यहाँ पर हमारे सिलेबस को मोटा मोटी 5 मेजर यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हर यूनिट से आपके 3 वेरी स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे, 2 स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और हर यूनिट आपका होगा 30 मार्क्स का। ओके, सो ये है हमारा मोटा मोटी आपका सिलेबस का डिमार्केशन, राइट। अभी तक जो 2019 में सिलेबस था वो इन सभी टॉपिक्स को मिला जुला करके बस किसी तरह एक साथ रख दिया गया था। उसमें कोई भी डिमार्केशन नहीं था, सेपरेशन नहीं था कि एक अंडरस्टैंडिंग बन सके कि किस टॉपिक से क्या पूछा जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें यूनिट 1 जो कि है वर्ल्ड ज्योग्राफी की और यूनिट 2 जो है इंडियन ज्योग्राफी की, ये दोनों को कंबाइन करके 2019 का सिलेबस कहता था सेलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, तो 2019 का सिलेबस कहता था सेलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है आपको, अर्थक्वेक्स पढ़ने हैं कि माउंटेन फॉर्मेशन पढ़ना है कि बीच फॉर्मेशन पढ़ना है, ये सब आपको कुछ भी नहीं बताया जाता था। बस एक ओपन एंडेड दे देते थे। एक लाइन में आपके 2 यूनिट्स, मतलब जो 2020 के सिलेबस में जिन टॉपिक्स को मिलाकर 60 नंबर आपके बन रहे हैं, 60 मार्क्स, वो आपका 2019 तक केवल एक लाइन में कंप्लीट कर दिया जाता था और स्टूडेंट को कुछ पता ही नहीं रहता था कि इसमें कितना पढ़ना है, क्या लिमिट होगी पढ़ाई को स्टॉप करने की। ठीक है, लेकिन ये नए सिलेबस में इसको बहुत ही क्लियरली बता दिया गया है कि एक यूनिट में आपको सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, दूसरे यूनिट में आपको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, थर्ड में केवल और केवल मध्य प्रदेश, फोर्थ में वाटर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट और फिफ्थ में ये एक नया यूनिट ऐड हुआ है, नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, दैट इज एडवांस टेक्निक्स, राइट। तो अब एक एक करके यूनिट को हम लोग स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है हमारा दैट इज योर वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसको हमारे सिलेबस ने 3 सब टॉपिक्स में बांटा है। ठीक है, ये 3 सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज योर मेजर फिजिकल फीचर्स। मेजर फिजिकल फीचर्स में भी बहुत ही क्लियरली ये बता दिया गया है कि कौन से ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं थरली। ठीक है,
और इसमें आपके 6 फिजिकल फीचर को इन्होंने डिमार्केट किया है। दैट इज योर माउंटेन्स, प्लेटोज पहाड़, पठार, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स। ठीक है, जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, मेरा ये सजेशन रहेगा आप एक बार सिलेबस की कॉपी को अपने साथ रखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक ही देख रहे हैं, तो अगर माउंटेन लिखा है तो वहीं आपको पहाड़ मिलेगा, उसके जस्ट बाजू में आपको प्लेटो या पठार मिलेगा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो मैं हिंदी में यहाँ पर हमने लेसन में डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन अगर आपके पास सिलेबस हाथ में रहेगा तो आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। इवन जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं ये चाहूँगी कि सिलेबस डिस्कशन और डिकोडिंग को सिर्फ इस लेसन से पढ़ने की जगह आप अपने हाथ में या अपने मोबाइल फ़ोन में एटलीस्ट सिलेबस को देखते रहें। ठीक है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ टीचर्स अंडरस्टैंडिंग। हम आपको लेसन बनाकर बस एक वन वे ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन उसको आप कितना ग्रैब कर रहे हो, आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कितनी हो रही है, ये जब आप खुद उन चीज़ों को पढ़ोगे, उनसे एक अंडरस्टैंडिंग, इस लेसन को देखने के बाद उससे एक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो सिलेबस की कॉपी ज़रूर आप साथ में रखिए। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स जो है, इन्हीं से रिलेटेड जो वर्ड्स आपके हिंदी के हैं उससे आप समझते जाइए। ठीक है, भावनाओं को समझिए, शब्दों पर मत जाइए। राइट, तो देखो इसमें आपको पढ़ना है माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स। ये अब टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको सीधा सीधा उठा करके 11th क्लास की, एक ही तो हमारा सोर्स रहता है हर अच्छी चीज़ का, है ना, दैट इज योर 11th क्लास की एनसीईआरटी। वो कौन सी है, फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, 11th में 2 एनसीईआरटी आती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी की आती है, दूसरी आती है इंडियाज फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, तो एक हमारी आती है भौतिक भूगोल, अगर ये शब्द सही है तो। ठीक है, और दूसरी आती है हमारी भारत का मतलब इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, इसमें हम हिंदी को इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेसन से मैं कोशिश करूँगी कि हम हिंदी के वर्ड्स और हिंदी का भी डिस्कशन यहाँ पर कर लें। ओके, सो ये 2 एनसीईआरटी आती हैं, दोनों आपके लिए बहुत यूजफुल है। ओके, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये आपका दिस इज गोइंग टू बी योर बाइबल फॉर द ज्योग्राफी पोर्शन। ठीक है, इसके अलावा आपको मेरे ख्याल से बस एक लूसेंट आप सुपरफिशियली पढ़ सकते हो कुछ चीज़ों के लिए, प्रीलिम्स टाइप का, और 2-4 चीज़ें जो थ्योरी में काम आ सकती है, बट अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी द सोर्स। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है जीसी लियोंग पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और पढ़ने की, आप इन दोनों बुक्स से प्लीज़ करो। ओके, मतलब ये मेरा सजेशन है, क्योंकि जीसी लियोंग एक ऐसी बुक है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। जब तक आपने बेसिक्स अपने नहीं क्लियर किए हैं, आप जीसी लियोंग में लॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर दी एनसीईआरटीज फर्स्ट। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी डिफिकल्टी होगी, फिजिकल ज्योग्राफी एक ऐसा पोर्शन है जो अधिकांश लोग नहीं पढ़े होते हैं, और उसमें क्या प्रोसेस चल रही है, अर्थक्वेक में अगर वेव्स हैं आपकी, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, तो वो कैसे बन रही है, क्या इसमें एक फर्स्ट इंस्टेंस में ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट चीज़ें इमेजिन हो जाएं। ठीक है, लेकिन आप उसको एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आएगा दूसरी बार पढ़ो, पर मैं कह रही हूँ जूझते रहो। ठीक है, जब तक जूझोगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जूझो, अपना एफर्ट दो, नहीं समझ में आ रहा अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो, लेकिन डोंट लीव इट कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। गॉट इट? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपको मिल जाएगा आपके एनसीईआरटी में। देन इसमें जो सेकंड टॉपिक है आपका यूनिट 1 में ही, दैट इज योर मेजर ज्योग्राफिकल फिनोमिना। ठीक है, इनमें भी बहुत डिफाइन कर दिया है कौन से पढ़ने हैं। 4 आपको पढ़ने हैं, एक अर्थक्वेक,
एक सुनामी, एक वोल्केनिसिटी, ठीक है, और एक साइक्लोन। ये भी आपको किस में मिलेगा? 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है, सेम फिजिकल ज्योग्राफी वाली। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वर्ल्ड क्लाइमेट। ये यूनिट 1 का ही थर्ड टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंडर। दैट इज योर वर्ल्ड क्लाइमेट। में आपको पढ़ना है क्लाइमेट एंड सीजन्स। ठीक है, टेम्परेट जोन इसमें आप पढ़ोगे, जोन्स आप पढ़ोगे। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन, ये सॉरी अर्थ हमारी पीच जैसी बन गई है। ठीक है, ये आपका ट्रॉपिकल जोन, ये आपका टेम्परेट जोन, ठीक है, ये आपका आर्कटिक जोन। ठीक है, सन की रेज कैसे पड़ती हैं कहाँ पर, तो कैसा क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे क्लाइमेट और सीजन्स में। सीजन्स कैसे बदलते हैं, क्लाइमेट किसको कहते हैं, वेदर किसको कहते हैं, ये सब आपके 3 मार्क्स में आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा इसमें ऐसे कौन से इंफॉर्मेशन है जो 3 मार्क में पूछी जा सकती है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो 5 मार्क्स में, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि 11 मार्क्स में। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेसन में बताया था, आपके पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपने एक टॉपिक खत्म किया, उसमें से जितने आपके क्वेश्चंस बनते हैं 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 11 मार्क्स, उनकी जरूर आप एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू स्टडी। ठीक है, और वर्ल्ड क्लाइमेट में सेकंड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ठीक है, रेनफॉल का हो गया, क्लाइमेटिक रीजन्स का हो गया। देन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स। क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है, ये हम यहाँ तो पढ़ेंगे ही वर्ल्ड क्लाइमेट में। वर्ल्ड क्लाइमेट में हम इसको, मतलब ज्योग्राफी के पोर्शन में हम इसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे कि सन की रेज हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ऐसा हो रहा है, मतलब उसमें हमेशा एक साइंटिफिक एंगल रहेगा। ठीक है, कुछ साइकिल्स हम बता देंगे, वाटर साइकिल ऐसे चेंज हो रही है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। ठीक है, लेकिन जब हम इसी टॉपिक को जब हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, तब हम उसको एक जनरल सेंस में, एक जनरल नॉलेज वाले सेंस में हम उसको डील करेंगे। यहाँ पे हम उसको एक साइंटिफिक एंगल से डील करेंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग इट अंडर ज्योग्राफी, द कोर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा यूनिट जो है हमारा, अगेन ये हमको 30 मार्क्स देगा, ये है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की बुक कौन सी है, जो मैंने बताया 11th क्लास वाली, इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी, भारत का भौगोलिक पर्यावरण, अगर उसको हम लिटरल ट्रांसलेट करें तो। वेरी सॉरी, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है एनसीईआरटी की बुक का, पर 11th में 2 आती हैं, दोनों आपके काम की है। ठीक है, देन इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले मेजर फिजिकल फीचर्स। मेजर फिजिकल फीचर्स मतलब कि कौन से, यही फीचर्स आपको पढ़ने हैं इंडिया के लिए। भारत के पहाड़, भारत के पठार, भारत के प्लेन, भारत की नदियां, भारत की झीलें और भारत के ग्लेशियर्स। ओके, हिम नदी बोलते हैं क्या इसको, आई डोंट नो। ओके, देन आता है हमारा, ये आपको मेजर फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप ज्योग्राफी से डील करें, और खासकर इंडियन ज्योग्राफी से या मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से, वन थिंग दैट इज दी बेसिक इज योर मैप। इसके बिना कभी कोई आंसर लिखना ही नहीं है आपको, ये बात आप गांठ बांध लो। जहां स्कोप हो, जहां छोटी सी भी पॉसिबिलिटी हो कि आप मैप बना सकते हो, वहां पर मैप बनाओ। ठीक है, दैट इज द रूल टू सॉल्व द ज्योग्राफी पेपर। ठीक है, तो जब आप मेजर फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो झीलों के बारे में, तो झील, जो मेजर झील है, फटाफट एक छोटा सा मैप बनाया आपने इंडिया का। ठीक है, ये मैप पेन से ज्यादा अच्छा ड्रॉ होगा। ठीक है, पेपर पर आपने ये मैप बनाया, फटाफट यहाँ पे झील लगा दो, वुलर लेक, डल लेक, चिल्का लेक, फलाना लेक। ठीक है, ये आपने लेक्स की वो लगा दी, या कोई लेक आई यहाँ पर, ठीक है,
तो सिर्फ उसको मार्क कर दिया आपने। तो और यहाँ पर ठीक है, ये तो मैप बनाया, उसके बाद फिर उसके बाद फिर आपने इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, ठीक है, कि दिस इज योर चिलिका लेक, ठीक है, चिलिका लेक। कोई खास बात हो तो ब्रैकेट में वो भी लिख दो, ठीक है, कि लगून है इंडिया का सबसे बड़ा, ये है वो है, या उड़ीसा में है, ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। एक मतलब बहुत छोटा सा, आप इनफैक्ट 3 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आया, आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ऐसे साइड में लिख दो, साइड में मैप बना दो उसका एक छोटा सा, ठीक है। तो चाहे एमपी की बात हो रही हो, चाहे इंडिया की बात हो रही हो, वर्ल्ड का हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर वर्ल्ड का बनता है आपसे तो वर्ल्ड का भी बना दो। गॉट इट? तो पहला टॉपिक हो गया अपना मेजर फिजिकल फीचर्स। सेकेंड टॉपिक हो गया हमारा फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा द माउंटेन्स ऑफ इंडिया, देन द डिजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। इस तरह से जो मध्य प्रदेश भारत के जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है उनको आपको पढ़ना है। ये कहाँ से पढ़ोगे आप? एक तो एनसीईआरटी हो गई, दूसरा अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा है पूरे सिलेबस का, मतलब इनवेरिएबली पूरे सिलेबस का, तो आपके पास एक सबसे बड़ा स्रोत है, दैट इज योर, मतलब बचपन से इसी से पढ़ाई करते आए हैं हम लोग कहीं ना कहीं, तो ये है हमारा गूगल, ठीक है। तो आप बस टॉपिक को वर्ड टू वर्ड आप गूगल में डाल दो, उसमें आपको 10 लिंक मिल जाएंगे। कुछ हो सकता है यूपीएससी का कंटेंट हो, कुछ वेबसाइट्स जो फ्री में प्रोवाइड करती हैं उस कंटेंट में आप देखो, 2-4 पीडीएफ्स पढ़ो, उसमें से आपको जो जो मेजर मेजर चीजें दिखाई देती हैं आप उनसे अपने खुद के नोट्स बना लो, ठीक है। और नोट्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 2 पन्ने, 2 से 3 पेजेस मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, 1 या 2 पन्ना भी सफिशिएंट रहता है। आप छोटा छोटा करके कीवर्ड्स करके अपने नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है, मैंने जब स्टार्टिंग में अनअकैडमी पे लेसन्स लिए थे कुछ, ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूनिट 2 का थर्ड टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये सब हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया में आपको ओरिजिन ऑफ मॉनसून, अल नीनो, क्लाइमेट एंड सीजन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है। देखो पीएससी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे एक सांस में ले देती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक रीजन्स, लगने को तो ये एक पॉइंट लग रहा है, लेकिन इसके अंदर 2 टॉपिक्स छुपे हुए हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। तो हमेशा आप सिलेबस को ऐसे सेग्रीगेट करके पढ़ो, अलग अलग करके पढ़ो, और हर छोटे से छोटे सब टॉपिक का आपके पास कम से कम 200 शब्दों के नोट्स होने चाहिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज टाइप्स एंड यूजेस। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको 2 सब हेडिंग के अंदर बात करनी है। एक है नेचुरल रिसोर्सेज के प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और उनका उपयोग, ठीक है। तो इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल, ठीक है, ये एक, और दूसरा रॉक्स एंड मिनरल्स। अगेन ये आपको दोनों ज्योग्राफी की बुक्स में मिला करके इसमें आपको अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप अगर इंडियन ज्योग्राफी के लिए चाहो तो आपका 6th से 10th तक के एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय है, आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, आप अचानक से बड़ी बड़ी, मतलब देखो एनसीईआरटी कहने को 11th की भी एनसीईआरटी ही है, लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो आप अपने आप को वार्म अप करने के लिए पहले 6th to 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। पर हमारा बेसिक सोर्स होना चाहिए 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंडर आपको पढ़ना है पॉपुलेशन की ग्रोथ, जनसंख्या बढ़ती कैसे है, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसका घनत्व कितना है, सेक्स रेशियो क्या है, जनसंख्या में लिटरेसी कितनी है, माइग्रेशन, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। अब देखो इसमें क्या है ना, आपको जैसे ये वाली जो चीज़ें हैं, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो कितना है, डेंसिटी, ये सब आपके 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं,
5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। 5 मार्क्स में ऐसे कि बिहार और यूपी का जनसंख्या घनत्व इतना है, यहाँ का इतना है, इसको इवेल्युएट करो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। माइग्रेशन का क्वेश्चन कई बार आया है ना, कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन क्यों होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, और किस किस वर्ग पर क्या 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 दुष्प्रभाव या प्रभाव होते हैं। इकोनॉमी पर क्या प्रभाव होता है, महिलाओं पर क्या प्रभाव होता है, बच्चों पर क्या प्रभाव होता है, बूढ़ों पर क्या प्रभाव होता है, गरीबों पर क्या प्रभाव होता है, अमीरों पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, और ये मतलब इस तरह से आपको चीजों को एनालाइज करना है। इसको पढ़ने के लिए आपका सोर्स रहेगा 12th क्लास की कौन सी बुक, एक ही तो है, दैट इज योर एनसीईआरटी। ठीक है, 12वीं के एनसीईआरटी में आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में ये पोर्शन अच्छे से डील किया है। ठीक है, आप इससे पढ़ सकते हो, नहीं तो ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन इज ऑलवेज योर इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट मतलब गूगल। देखो, पीएससी की तैयारी में एक चीज समझ लो, हम लोग जो लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, हम लोग 10 बार बोलते हैं कि आप तैयारी करो इंटरनेट से, इंटरनेट से। इंटरनेट का मतलब होता है गूगल। ठीक है, हम लोग ने भी अपनी 70% तैयारी, आई थिंक, आई डोंट नो, 70%, 60% तैयारी तो हमने इसी से की है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 यूजफुल टूल। ठीक है, इंटरनेट मतलब गूगल। एक आपका हो गया एनसीईआरटी, दूसरी आपका हो गया इंटरनेट मतलब गूगल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। अगेन देखो, इसका ना आपको डायरेक्टली नोट्स नहीं मिलेंगे किसी भी बुक में, इसको आपको अगेन जस्ट गूगल इट। विजन आईएएस के कुछ वो रहते हैं, बुकलेट्स रहते हैं, उसमें फूड प्रोसेसिंग दिया गया है, नहीं तो और भी कुछ कुछ यही आईएएस यूपीएससी के पोर्टल्स में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका यूपीएससी से ओवरलैप करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको फायदा देगी। फूड प्रोसेसिंग में आपके 4-5 सब टॉपिक्स हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होती है, रिलेटेड इंडस्ट्री, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो आसपास ही इकट्ठी रहे, लोकलाइजेशन, कि यहाँ से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, सीधे वो आपकी सप्लाई चेन में जा रहा है, सप्लाई चेन से सीधा आपके फैक्ट्री में जा रहा है, प्रोसेस होकर बाहर निकल जा रहा है, मार्केट भी वहीं मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फूड प्रोसेसिंग का लोकलाइजेशन हो जाता है इंडस्ट्री का। तो इस टाइप के छोटे छोटे 5-6 टॉपिक्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे आसानी से इंटरनेट पे, उससे अपने नोट्स बना लो। ठीक है, थर्ड यूनिट है हमारा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। उसमें आपके ये 6 टॉपिक्स हैं मेजरली। मेजर जियोमॉर्फिक रीजन्स विद स्पेशल रेफरेंस टू नर्मदा वैली एंड मालवा प्लेटो। अगेन इसमें ना आपको व्हाट यू शुड हैव इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। मध्य प्रदेश के जो टॉपिक्स हैं आपको वर्ड टू वर्ड किसी बुक में या किसी नेट पे भी नहीं मिलेंगे, मतलब किसी वेबसाइट पे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें ये समझ होनी चाहिए कि जियोमॉर्फिक रीजन्स होते क्या हैं। ठीक है, नर्मदा वैली और मालवा प्लेटो को हमको इसके हिसाब से आंकना है। ठीक है, तो इसमें आपको एक बार समझना पड़ेगा डेप्थ में कि क्या चीजें होती हैं और वो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में क्या है। तो ये सब, ये जियोमॉर्फिक रीजन होता क्या है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी हुई होगी, और उस फिजिकल ज्योग्राफी के रेफरेंस में जब आप मध्य प्रदेश की संरचना को पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नर्मदा वैली तो एक रिफ्ट वैली है। ठीक है, रिफ्ट वैली क्या होती है ये आपको तभी पता होगा जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है। मालवा प्लेटो की मिट्टी काली क्यों है, ये आपको तब पता चलेगा जब आपने रॉक्स एंड मिनरल्स वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं, आपको कोई भी मतलब किसी भी रीजन की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी का पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसलिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली इस बार पीएससी ने सिलेबस में सारी इंपॉर्टेंट चीजों को ऐड कर दिया है। वरना बच्चों की एक टेंडेंसी थी कि फिजिकल ज्योग्राफी को तो हाथ भी नहीं लगाते थे, जितना लूसेंट में दे दिया, एटमॉस्फेयर वगैरह ये वो थोड़ा बहुत रॉक्स और स्टैग्लमाइट स्टैलेक्टाइट बस उतना पढ़ के चले जाते थे, लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती थी। तो अब आप सबको ये फोर्सफुली पीएससी पढ़वा रही है कि देखो ये पढ़ो, तभी तो हम उससे दूसरी चीजें पूछेंगे। ठीक है,
देन है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट, और इसमें भी आपका मध्य प्रदेश में जो प्राकृतिक आपकी ये है वेजिटेशन, पेड़ वेड़ हैं, कहाँ पे ट्रॉपिकल हैं, कहाँ पर डेसिडुअस हैं, कहाँ पर आपके परमानेंट फॉरेस्ट तो है नहीं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये जब आप इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ लोगे, इंडिया की वेजिटेशन पढ़ लोगे, उसी कैटेगरी के अंडर आपको मध्य प्रदेश को क्लासिफाई करना है। क्लाइमेट भी आपका इंडिया का सब पार्ट ही होगा, ठीक है। देन आता है आपका क्लाइमेट में आपका एक टॉपिक और में कैसे आ जाएगा, दैट इज योर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, है ना, ये भी इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। देन आता है हमारा सॉइल, ये टॉपिक लास्ट ईयर भी था हमारे उसमें सिलेबस में। सॉइल में सॉइल भी आपको बहुत इजीली आपको जब आप फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल पढ़ोगे, उन दोनों में सॉइल आराम से कवर हो जाएगा, और उसको बस हमको एमपी के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। मैंने पहले भी, अगर आपने मेरे पहले लेसन्स देखे होंगे, मैंने हमेशा ही बोला है कि एमपी को भी हमेशा हमेशा मतलब गांठ बांध लो बोल्ड में, हमेशा ऑलवेज, ठीक है, मैप बनाना है। एमपी का मैप बनाना बहुत आसान है, आप इसमें कुछ भी दिखा रहे हो, आप नर्मदा की रिफ्ट वैली दिखा रहे हो, आप नर्मदा बना दो। आप इसमें वीट गेहूं की खेती दिखा रहे हो, आप मेजर गेहूं वाले जोन को ऐसे ऐसे दर्शा दो, ठीक है। आप सॉइल बता रहे हो मालवा का, आप यहाँ पे मालवा बता दो, ये मालवा है, ठीक है। हमेशा आपको मैप यूज करना है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में, इंडिया की ज्योग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें आपके मेजरली जहाँ जहाँ भी जो भी आपके मतलब इसमें देखो कैटेगरी दे दी है, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस। पहले तो आप टाइप बताओगे, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, है ना। देखो इसमें ना कई सब कैटेगरी बनती है। सबसे पहले आप देखोगे मिनरल, मिनरल का बारे में आप क्या क्या पढ़ोगे, जैसे आप जब नोट्स बना रहे हो ना, अपना एक पेपर लो, उसमें लिखो मिनरल्स ऑफ एमपी, ठीक। उसके बाद आपने इसमें पहला पॉइंट लिखा टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब टाइप्स में आपके 10 मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक है। बॉक्साइट हो गया, क्ले हो गई, आपका डायमंड हो गया, ये सब हो गए, ये आपके टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है। आपने पूरे टाइप लिख दिए, फिर आप उसमें लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन इन एमपी, इसमें आप बनाओगे मैप, ठीक है। मैप के साथ साथ आप मेजर जिले लिखोगे कि इन जिलों में मेजरली ये वाले मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एस्बेस्टोस, बॉक्साइट, कॉपर, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है। और टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें यहाँ पे अगर कोई माइंस है, माइंस के बारे में भी आप, माइंस के कुछ नाम है, मलाज खंड हो गया, ठीक है। ये सारे जो माइंस है इनके बारे, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन के ही अंडर आ जाएगा। थर्ड आप लिखोगे यूजेस। यूजेस तो बहुत सिंपल है, किसी भी आप इंटरनेट में सीधा सर्च कर दो, जब आपको टाइप्स पता है, ठीक है। मान लो आप लिख रहे हो बॉक्साइट एक मिनरल है, अब आपको बॉक्साइट का अगर पता है एमपी में पाया जाता है, आपने लिख दिया यूजेस ऑफ बॉक्साइट, सर्च किया, आपको 10 यूजेस मिल जाएंगे, वो 10 यूजेस यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से ना कोई भी आपने इतना बना लिया, कितने पन्ने का बनेगा ये नोट्स, अधिक से अधिक 2 पेजेस का, 2 पेजेस में आपके मिनरल खत्म हो गए। अब ये 2 पेज में से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मलाज खंड इज अ फेमस माइन फॉर विच मिनरल, या वेयर इज इट लोकेटेड, वो सब आपका डिस्ट्रीब्यूशन से डील हो जाएगा, ठीक है। आपका 5 मार्क्स का भी आ सकता है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखो, अगर टाइप्स पूछ रहे हैं आपसे 5 नंबर में, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ नहीं करना है, मैप तो आपको जहां पॉसिबिलिटी हो वहां पर बनाना है, ठीक है। तो 5 नंबर में आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर सिर्फ एक का कि डिस्कस द यूजेस ऑफ ब्रॉन्ज, ये आपका 5 मार्क्स का आराम से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपका 11 मार्क्स का डिस्कस इन डिटेल द मिनरल सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, या डिस्कस द मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश। 11 नंबर का आया, आपको उसमें सब कैटेगरी भी पता है, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेस में आपको ये आंसर लिखना है।
तो बताइए, आपने जरा सी मेहनत करी, हार्डली 1 घंटे का काम है ये पूरे नोट्स बनाना मिनरल्स पे। 1 घंटे में आपके आराम से आप कोई भी क्वेश्चन मिनरल से आएगा आप टैकल कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपनी अप्रोच रखनी चाहिए। और एक बार आपने ये कर लिया, फिर आपको दूसरा करना है एनर्जी रिसोर्सेज। सेम एक्सरसाइज आपको उसके लिए भी करनी है मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। गॉट इट। देन है हमारा मेजर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो मेजर, इसमें देखो 3 टाइप का अपन, मेजर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मेजर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट, मेजर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन मिनरल्स। ठीक है, ये आपको 3 टाइप के इंडस्ट्रीज पे आपको फोकस करना है। गॉट इट। अच्छा, एक टॉपिक के अंदर आप जितने सब टॉपिक्स में नोट्स बना सकते हो उतने बनाओ। मेजर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो पहले तो लिखोगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। और मेजर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देम, हाउ दीज प्रोड्यूसर्स आर यूज्ड, व्हाट इज द फिनिश प्रोडक्ट। आप चाहो तो एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो उसमें। तो अपने नोट्स में आप जितनी क्रिएटिविटी कर सकते हो, क्रिएटिविटी ऐसी नहीं कि आप पिंक पेन यूज करो, रेड पेन, ग्रीन पेन, ये क्रिएटिविटी नहीं होती। क्रिएटिविटी ये होती है कि आप उसमें कितने डायग्राम इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप उसमें कितने मैप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। और देखो, एक चीज जो मैंने आजकल देखी है सब स्टूडेंट्स में, एक बहुत ही ट्रेंड चल गया है कि कुछ भी लिखना है आपको, यूजेस लिखना है, कुछ लिखना है, एक गोला बनाया और उससे 4 गोले निकाल दिए और यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया। ऐसे नहीं होती है क्रिएटिविटी। जब जब 100 में से 99 लोग यही काम कर रहे हैं तो काहे की क्रिएटिविटी इसमें बची है ना। दिस डजंट, मतलब दिस इज, आई हैव नेवर सजेस्टेड डूइंग दिस। ठीक है, वंस इन अ वाइल इट इज ओके, आपने एक आध क्वेश्चन में कर दिया, बट हर क्वेश्चन में अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये बहुत ही बुरा लगता है। तो आप ये चीज करना बंद करो। आपको बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स बोल सकते हैं कि ऐसा होता है, ये है, वो है, पर ऐसे में मुझे लगता है कि वर्ड लिमिट एक तो कम हो जाती है, दूसरा अब ये चीज बहुत रेपिटेटिव हो गई, हर स्टूडेंट ये कर रहा है। तो स्टॉप डूइंग दिस, ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स, ट्राई टू मेक साइकिल्स, ट्राई टू मेक एक्चुअल डायग्राम्स जो आपके रहते हैं ज्योग्राफी और उसके। डोंट गो इनटू दिस सुपरफ्लुअस सुपरफिशियल ड्राइंग्स। ओके, this is just my personal suggestion. You are free to follow whatever you wish. The tribes of India, next topic. The tribes of the state with particular reference to vulnerable tribes. Okay, this is important. और ये vulnerable tribes हमारी 3 है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें भी आप अलग अलग सब हेडिंग्स बनाओगे, ओरिजिन, ठीक है, हैबिट्स, फेस्टिवल्स, ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, ड्रेसिंग कैसी होती है इनकी, म्यूज़िक, म्यूज़िक के बारे में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, डांस, इंस्ट्रूमेंट्स, आपको जिस के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिले आप वो बनाओगे। ओके, नेक्स्ट यूनिट है हमारा वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, ये टॉपिक लास्ट ईयर भी था लेकिन कुछ चीज़ें इसमें से कम की गई हैं, जैसे कि इसमें से केस स्टडी हटा दी गई है। ओके, हैज बीन रिमूव्ड। ड्रिंकिंग, ये थोड़ा सा इजी सा टॉपिक है, मतलब अगर आप लोग ना बहुत एकदम साइंटिफिक तरीके से पढ़ के नहीं भी गए हो तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो एक जनरल कॉमन सेंस के रूप में। तो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई कैसे होती है, क्लोरीनेशन वगैरह होता है, पूरी एक साइकिल होती है ना, उसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, हेल्प करेगा। फैक्टर्स ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ वाटर एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब वही ना, एक साइकिल, एक चेन होती है, ये डीसिल्टिंग होती है यहाँ पे, है ना, जो भी डीसिल्टिंग, सेडिमेंटेशन टैंक, फिर यहाँ पे क्लोरीनेशन टैंक, और फिर यहाँ पर ये आ जाता है अपना हाउस होल्ड में, ऐसे करके बन जाता है कुछ कुछ, है ना। ये आपको ना आप जब साइंस पढ़ोगे, साइंस 9th 10th की, उसमें आपको ये मिलेगा, ये वाला डायग्राम। तो ये ज़रूर आप देख सकते हो, मतलब जब आप कुछ चीज़ें पढ़ोगे कुछ और चीज़ों में भी वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, आप साइंस पढ़ोगे इसमें यूज़ हो जाएगा। देन वाटर मैनेजमेंट, किस तरह से हमको उसका मतलब यूजेज होना चाहिए, किस तरह से उसका हम बेटर उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें अपना वाटर साइकिल वाला पोर्शन भी आ जाएगा कि कैसे वो रिसाइकिल होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन,
वाटर कंजर्वेशन की 5-6 टेक्निक्स होती हैं, आप आराम से उसके नोट्स बना सकते हो। गूगल पे ये टॉपिक पे आपको एंडलेस नंबर ऑफ मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेसिफिक हैजार्ड्स एंड मिटिगेशन। ये वाला जो पोर्शन है आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, नहीं तो 8th 9th और 9th में एक डिजास्टर मैनेजमेंट की एनसीईआरटी आती है ना। एक बार एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जा करके ये बुक्स डाउनलोड कर लेना और इससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने भी जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ये टॉपिक्स वहीं से उठाए गए हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स का सोर्स ही वो बुक्स हैं, तो आप उसको डेफिनेटली आप एक बार नज़र मार सकते हो, और अदरवाइज तो गूगल तो है ही। देन कम्युनिटी प्लानिंग, ये सब आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और आपके गूगल पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट यूनिट है जो नया ऐड हुआ है, दैट इज योर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग को आप अच्छे से पढ़ लेना, ये पहले भी आ चुका है एग्जाम में 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। सो रिमोट सेंसिंग विथ डायग्राम, डायग्राम इसमें मस्ट है। आप जब जैसे सैटेलाइट बना रहे हो, ये अर्थ बना दिया आपने ये भेज दिया कि ये रेडियो वेव भेज रहा है, इंफ्रारेड भेज रहा है, यहाँ पर आपकी सैटेलाइट है, ठीक है। ये सैटेलाइट है हमारी, ये ट्रांसमिट बैक कर रही है, यहाँ पर एंटीना है। आप इस तरह के डायग्राम 100% बनाओगे विदाउट फेल। प्लीज डू दिस एंड यू कैन ऑल्सो राइट कि ये रेडियो वेव्स हैं या ये इंफ्रारेड है या ये कौन सी वेव्स हैं, ठीक है। जिस भी उसके थ्रू ये कम्युनिकेशन हो रहा है आप उस वेव्स को जरूर लिखोगे, एरो बनाओगे, ठीक है। थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकता है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, बट आप मतलब करत करत अभ्यास के, ठीक है, दैट इज द ध्येय वाक्य। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और समझने के हो जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है आर्ट्स के स्टूडेंट को भी। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते हैं ना, उनके लिए भी ये चीज़ नई नहीं होती है। तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको साइंस वाला नहीं बनेगा, ठीक है। दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं। आप दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, साइंस की बुक पढ़ना है। कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, ये सब रिमोट सेंसिंग के अंडर ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रिमोट सेंसिंग काम करता है, ठीक है। 3 मार्क क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। देन आ जाता है हमारा जीआईएस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके और एप्लीकेशन क्या, कितना सिंपल है, देखिए ना। इसी इतने से कितने 5 6 7 8 9 टॉपिक्स में 9 टॉपिक्स में से आपके 30 मार्क्स आएंगे, और इतना इजी टॉपिक, इतना बढ़िया टॉपिक है, इसमें ना आप 30 में से आप एक्चुअली 28 मार्क्स भी ला सकते हो अगर आपने अच्छे से किया तो, क्योंकि साइंटिफिक टॉपिक है, इसमें गलती होने की गुंजाइश कम होती है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीपीएस और उसका भी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 यूनिट्स का डिस्कशन। अब हम फटाफट एक बार ये देख लेते हैं कि 2019 में ऐसी क्या चीज़ें थी जो अब नहीं है या क्या डिफरेंस है, ठीक है। 2019 का सिलेबस है, देखो जो मैं कह रही थी एक ही लाइन में लिख दिया है, पूरी फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की भी वर्ल्ड की भी, ये चीज़ अब हट गई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी टॉपिक दूसरे तरीके से डिवाइड किया गया है। इंडस्ट्रीज अभी भी है। डेमोग्राफी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, ट्राइब्स, ये वाला पोर्शन सेम टू सेम है, ठीक है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। देन है हमारा एग्रो इकोलॉजी। अच्छा, ये जो 2.4 था ना, ये इतना इतना परेशान करने वाला पोर्शन था, किसी को समझ ही नहीं आता था इसमें पढ़ना क्या है ना, मतलब इंक्लूडिंग मी, मुझे ये वाला पार्ट समझ ही नहीं आता था। एग्रो इकोलॉजी क्या है, रेलेवेंस टू मैन उसका क्या है, मैंने बस ये किया था एग्रो इकोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह देख ली थी, और उसके बाद ऐसा था कि अगर आ गया एग्जाम में क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ लिख देंगे, या तो फिर अगर चॉइस रही तो छोड़ देंगे। इस तरह से हम प्रिपेयर करके जाते थे ये वाला पार्ट अभी तक। लेकिन अब बहुत ही अच्छी बात है, ये जो अजीबोगरीब चीजें थी, सप्लाई ऑफ सीड, सप्लाई ऑफ मैन्योर, ठीक है, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, जिसका कहीं कुछ मिलता ही नहीं था मटेरियल, वो चीज़ अब हट गई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग को इस तरह से अभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। देन है फूड प्रोसेसिंग, सेम है हमारा। वाटर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं इसमें, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में कम्युनिटी प्लानिंग, ठीक है। मैनमेड नेचुरल डिजास्टर, ये टॉपिक भी सेम टू सेम है। केस स्टडी जो थी
वो अब देखो थोड़ी सी ये हो गई थी, आउटडेटेड हो गई थी, ठीक है, तो अब इसलिए इनको हटा दिया गया है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट डिकोडिंग द सिलेबस फॉर जीएस पेपर 1 पार्ट बी। आई होप आप लोगों को ये लेसन हेल्पफुल रहा हो, आई होप आपको समझ में आया हो, आप आई होप आप इससे कुछ चीजें इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।